ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चे एंट्रोपी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एंट्रोपी को करने से पहले हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और दूसरी होती है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब हम बात करेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कौन-कौन सी? कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? तो कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? यस, आयुषी बताएगी, आयुषी? मैम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनको कंप्लीट कराने के लिए कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही हो जाती हैं। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बच्चे वो होती हैं जो नेचुरली हो रही हैं, यानी आपको किसी फोर्स को लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो नेचुरली हो रही है। अब क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो ये स्टेयर्स थी, पानी अपने आप नीचे आ रहा है, ठीक है ना, वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, पानी खुद ब खुद नीचे आ रहा है, आप थोड़ी ना फोर्स लगा रहे हो वहां पे जाके, वो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। अब हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। नॉन स्पॉन्टेनियस में हमने क्या बोला, एक घर है, मान लो ये ऐसी घर बनाते थे ना हम बचपन में, इन दिस वे, देखो आज ड्राइंग भी काम आ गई। ठीक है, एक घर है ये हमारा, ये गाड़ी के लिए जगह भी है, ऐसे गाड़ी अंदर जाएगी, है ना। तो घर में टैंकी, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, टैंक तो हमारा वाटर टैंक जो है वो ऊपर की तरफ ही होगा। अब इस वाटर टैंक में पानी को भरने के लिए क्या करते हैं हम घरों में, अपना पानी कैसे भरते हैं, क्या बाल्टियां ले लेके ऊपर चढ़ते हैं, जा जाके पानी, मोटर से, वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बेटा, मोटर। मोटर का क्या मतलब है कि यू आर गिविंग सम एक्सटर्नल फोर्स, कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो तभी वो पानी जो है आपका ऊपर जा रहा है ना, पानी ऊपर तभी स्टोर हो रहा है क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शन को जिसमें आपको कोई फोर्स लगानी पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्लियर? यस मैम। दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी बच्चे भी बोलो बेटा। यस प्रिंस? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट, अब एंट्रोपी एंट्रोपी करे जा रहे हैं, बता कोई नहीं रहा एंट्रोपी क्या है, तो अब हम एंट्रोपी का सस्पेंस खोल ही देते हैं कि एंट्रोपी है क्या है। तो बच्चे एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी को जनरली ना हम क्या बोलते हैं, रैंडमनेस, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। अब रैंडमनेस का क्या मतलब है, देखो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 5 स्टूडेंट है, ठीक है ना, मुझे 5 स्टूडेंट को बिठाना है, बच्चे मेरे पास कितने सारे वेज है ना, कितनी रैंडमली मैं उसको अरेंज कर सकती हूँ, 3 2 1 4 5 बिठा दिया, 5 4 3 2 1 बिठा दिया, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, यानी उनकी बहुत सारी ऐसी रैंडमली अरेंजमेंट बनती हैं जो कि मैं 5 स्टूडेंट से ही बना सकती हूँ। तो एंट्रोपी भी क्या है कि अगर आप कोई गैस के मॉलिक्यूल्स ले रहे हो तो वो कितनी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है ना, कितना रैंडमली वो मूव कर सकते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास एंट्रोपी है। अब एक बात करते हैं हम एंट्रोपी के रिलेटेड ही। देखो सबसे पहले क्या था, एंट्रोपी है। अब हम क्या बोलेंगे कि जैसे मैंने बताया था, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चे, गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, यानी कि दे कैन जस्ट कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी वो कोलाइड करते हैं, एंड दे कैन कोलाइड विद द कंटेनर, वो कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर एंड विद द वॉल, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी। तो बच्चे जैसे ही वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं ना, उनमें रैंडमनेस आती है, यानी कि उनके पास मूवमेंट करने की बहुत सारी चीजें हैं, कोई भी मॉलिक्यूल रैंडमली कहीं भी पहुंच सकता है। तो वो जो रैंडमनेस हम मेजर करते हैं ना, कि किसी भी उसमें कितनी रैंडमनेस हो सकती है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। ठीक है ना, कि कितना डिसऑर्डर्ड सिस्टम है या कितनी रैंडमनेस आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। क्लियर हुआ, एंट्रोपी से थोड़ा सस्पेंस उठा कि होती क्या है? मैम यस, आप एक बार फिर समझा देंगी? यस फॉर श्योर।
देखो बेटा, एंट्रोपी का क्या मतलब है? एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, यानी कोई मॉलिक्यूल जो है वो कितना रैंडमली अरेंज है। मान लो 5 स्टूडेंट थे मेरे पास, तो 5 स्टूडेंट को मैं कितने तरीकों से बिठा सकती हूँ। तो उसके कितने ही तरीके होंगे, वो आप मैथ्स में करते हो ना, 5 फैक्टोरियल, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यस लगा के, कि इतने वेज होते हैं। तो बच्चे उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये उनकी एंट्रोपी है, कि इतने रैंडम वे में वो अरेंज हो सकते हैं, इतनी रैंडमनेस वो शो कर सकते हैं, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंट्रोपी। So entropy is defined as a measure of randomness or disorder of a system. तो ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ क्लोसिस। उन्होंने इन द ईयर ऑफ 1850 हमें एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और एंट्रोपी को हम बच्चे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द लेटर एस। एस लेटर के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। दैट्स ग्रेट बेटा। ओके, Yes, ma'am. गुड प्रियांशु। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास एंट्रोपी चेंज। अब अगर हम एंट्रोपी को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, तो एंट्रोपी चेंज को कैसे डिफाइन करेंगे? यस, यस, वेरी गुड, डेल्टा एस से, बिल्कुल सही। देखो बेटा, एंट्रोपी अगर एस से रिप्रेजेंट हो रही है, तो एंट्रोपी चेंज हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा एस। So delta S in a process is defined as the amount of heat emitted or absorbed isothermally and reversibly divided by the absolute temperature. और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबली या आइसोथर्मली, उसको हम डिवाइड कर दे बेटा टी से। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू बाई टी। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास एंट्रोपी चेंज। क्लियर? यस मैम। अब हम बच्चे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंट्रोपी की, कि एंट्रोपी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। यस, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चे कि इट इज अ थर्मोडायनामिक फंक्शन। ये एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है। थर्मोडायनामिक का क्या मतलब होता है? हीट रिलेटेड। दिस फंक्शन इज रिलेटेड टू हीट। थर्मोडायनामिक फंक्शन है, अब हमारे पास हीट से रिलेट करता है, यानी कि एंट्रोपी बच्चे हीट रिलेटेड है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हीट रिलेटेड है। और डेल्टा एस की वैल्यू तो अभी अभी हमने पढ़ी, क्यू बाय टी है, तो ये भी हीट डिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास क्या होगा? थर्मोडायनामिक फंक्शन ही होगा। तो एंट्रोपी क्या है हमारे पास? थर्मोडायनामिक फंक्शन है। नेक्स्ट क्या आता है बच्चे? इट इज अ स्टेट फंक्शन। सेकेंड नंबर पे हमने क्या बोला कि ये एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है? स्टेट फंक्शन वो होता है जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, यानी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑफिस है, ठीक है, 2 पर्सन है बच्चे, ए और बी। ए यहाँ से ऑफिस जा रहा है, बी यहाँ से ऑफिस जा रहा है, और ऑफिस वालों ने क्या बोल दिया कि ऑफिस तक पहुंचने के लिए मैं 100 रुपए किराया दूंगा। अब इस बेचारे का तो 10 रुपए लग रहे हैं, इसको 100 रुपए मिल रहे हैं। ये 200 खर्च के आ रहा है, इसको मिल 100 ही रुपए रहे हैं। मतलब वो पाथ पे फॉलो नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि बस आ जाओ, तुम्हें 100 रुपए मिलेंगे आने के। ठीक है, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कि ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे? स्टेट फंक्शन, कि कोई कहीं से भी आया 100 रुपए मिले। अब एक कंपनी वाले क्या कहते हैं कि हम 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से देंगे। अब ये 10 रुपए पर किलोमीटर, ये आई 10 किलोमीटर से रहा था, इसको 100 रुपए मिल गए। ये बेचारा कितने किलोमीटर दूर से आया था? ये 100 किलोमीटर दूर से आ रहा था, तो इसको फिर 10 गुना 100, 1000 रुपए मिलेंगे। तो जो चीज पाथ पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन, और जो चीज बच्चे पाथ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। तो हमारी जो एंट्रोपी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इट इज नॉट डिपेंडेंट नोट ऑन द पाथ फॉलोड। पाथ पे डिपेंड नहीं करी तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई सबको, पाथ और स्टेट वाली? यस मैम। दैट्स Yes, ग्रेट, ma'am. यस मैम। गुड बेटा मोनिका। सो Yes, नेक्स्ट है बच्चे, यस, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, यस मैम ही बोला था, ठीक है, मुझे लगा कोई क्वेश्चन है। कुछ भी क्वेश्चन हो बेटा आप पूछ लेना बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट है बच्चे, एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। लेकिन एक चीज मैंने अपनी पिछली क्लास में बच्चों से पूछी थी कि एक जगह लिखा हुआ है डेल्टा एच एफ और एक जगह लिखा हुआ है बच्चे डेल्टा नॉट एच एफ। सो इज दीज बोथ आर सेम? क्या ये दोनों सेम है? मैम डेल्टा एच नॉट का मतलब स्टार्टिंग वाला वैल्यू, हम्म,
मैम नहीं डेल्टा नहीं डेल्टा नहीं नहीं, इनिशियल और फाइनल नहीं होगा आयुषी, नो बेटा नो। वो अलग होता है, वो इनिशियल और फाइनल नहीं होता, उसको हम आई एंड एफ से दिखा सकते हैं। जहां पे भी बच्चे नॉट का साइन होता है ना, उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू स्टैंडर्ड स्टेट की है। ठीक है, इस नॉट का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, सो अगर हमारे पास एंट्रोपी रिप्रेजेंट करते हैं हम एस से, तो स्टैंडर्ड स्टेट में बच्चे हम उसको एस नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यस, ओके मैम। या ग्रेट। बच्चे ये क्लियर हुआ सबको कि अगर हम बच्चे एंट्रोपी को एस एस से डिफाइन कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड स्टेट में वो क्या हो जाता है, एस नॉट। वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चे इसकी एसआई यूनिट। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या रहती है, जाउल पर केल्विन मोल। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है हमारी कैलोरी पर केल्विन मोल, कैलोरीज पर केल्विन मोल। अच्छा, एक और बात बताई गई है कि एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हमने दो चीजें पढ़ी थी बच्चे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। तो क्या होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में, कोई मुझे बता सकता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? मैम इंटेंसिव जो मास डिपेंडेंट और एक्सटेंसिव जो मास डिपेंडेंट। बिल्कुल सही। ठीक है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। तो यहाँ से बच्चे इन वर्ड से ही आपको आइडिया लेना है, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, इन दोनों में आएगा, इंडिपेंडेंट फ्रॉम, इंडिपेंडेंट पूरा लिख देते हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंट किससे, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, अमाउंट, साइज, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही कि क्या कितना मास है, कितना अमाउंट है, कितना साइज है, उस पे ये डिपेंड नहीं करती। और एक्सटेंसिव क्या होती है बच्चे, एक्सटेंसिव होती है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज। जो किस पे डिपेंड करे, जो डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन साइज। अब इन्होंने क्या बोला कि एंट्रोपी जो है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी क्या है, एक तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम इस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, मैंने आपको पहले 5 स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था कि 5 स्टूडेंट की जो रेंडमनेस है वो कैसे हम निकालते हैं। आई थिंक सो वो 5 फैक्टोरियल वाला मेथड रहता है। ठीक है, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, 3 इंटू 6 6 4 24 इंटू 5 मतलब कितना आएगा, 120। 120 मैडम। सो दिस इज द थिंग, ये आ गया। बट अगर बच्चे मैं बोलूं कि मेरे पास 5 स्टूडेंट नहीं 50 स्टूडेंट थे, तो उसके लिए तो वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी ना। 50 फैक्टोरियल वुड बी रियली वेरी हाई वैल्यू। मतलब कि अगर मैंने साइज बढ़ा दिया, अपने बैच का मैंने साइज बढ़ा दिया, तो उसकी रैंडमनेस तो काफी ज्यादा बढ़ गई ना। 5 स्टूडेंट पे आपने मेरे को बोला कि अरेंजमेंट 120 थी। अब अगर बच्चे मैंने 50 स्टूडेंट कर दिए तो मेरी तो रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब एंट्रोपी तो साइज पे डिपेंड कर रही है ना, कि आप जितना ज्यादा साइज ले रहे हो उतनी ज्यादा एंट्रोपी हो रही है। तो दैट मीन्स एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वहां से हमने क्या डिफाइन कर दिया कि एंट्रोपी जो है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो वो पूछ सकता है बेटा। चलिए, so that's why we can say that entropy is an extensive property। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चे एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट एंट्रोपी चेंज एंड कैलकुलेशन। एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा कि किस तरह से टोटल एंट्रोपी चेंज हो रही है। डेल्टा एस टोटल क्या आता है बच्चे, सराउंडिंग की एंट्रोपी प्लस सिस्टम की एंट्रोपी, सराउंडिंग प्लस सिस्टम। ठीक है, टोटल एंट्रोपी क्या होगी, चेंज ऑफ सिस्टम और चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि मैंने एक कप चाय ली। ठीक है, ये मेरी चाय है। अब मैं क्या सोचती हूँ कि चलती क्लास में मैं चाय पीऊं या बच्चों को पढ़ाऊं, ठीक है ना। सो दैट वुड बी रियली बैड इंप्रेशन कि अगर आप लोगों को मैं बोलूं 2 मिनट रुको बेटा मैं चाय पी लूं, ठीक है। 2 मिनट में तो पी भी नहीं जाएगी, 5-7 मिनट तो मेरे लगेंगे। अब ये तो बहुत रॉन्ग इंप्रेशन हुआ ना। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चाय क्लास के बाद पीते हैं। ठीक है, चाय को मैंने रखा साइड पे। अब साइड पे रख दिया तो साइड पे क्या वो मेरी चाय उतनी गर्म रहने वाली है कि चलो क्लास के बाद में पीने लगूं, गरम गरम चाय मुझे मिलेगी? नो मैम। वो ठंडी हो जाएगी।
ठंडी हो जाएगी का क्या मतलब है बच्चे? मान लो ये चाहे मेरा सिस्टम था, दिस इज अ सिस्टम, तो ये जो अपनी हीट है ना, ये लूज कर देगा सराउंडिंग को। इसकी जो हीट है वो लॉस्ट हो जाएगी टू सराउंडिंग। तो इसकी हीट तो बच्चे सराउंडिंग में लॉस्ट हो गई, और सराउंडिंग ने क्या करा? हीट गेन कर ली मेरे सिस्टम की। ठीक है, तो वही चीज हम लिखेंगे कि टोटल एंट्रोपी किसके इक्वल आती है? सम ऑफ एंट्रोपी चेंजेस ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग के। अगर कोई सिस्टम बच्चे लूज कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट क्यू किसी टेम्परेचर T1 पे, तो वो सराउंडिंग उसको क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। तो अब डेल्टा एस सिस्टम क्या आ गया? माइनस क्यू बाई T1। माइनस का साइन क्यों लगाया? क्यों नेगेटिव साइन आया? क्योंकि जो हमारी हीट थी वो क्या हो रही थी? लॉस्ट हो रही थी। और ये डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? क्यू बाई T2, क्योंकि इसने तो हमारी हीट जो है वो गेन कर ली। तो डेल्टा एस टोटल क्या आ गया? माइनस ऑफ क्यू बाई T1 प्लस क्यू बाई T2। सो दिस इज डेल्टा एस टोटल। ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। ओके ग्रेट। किसी और Yes, ma'am. बच्चे को? गुड। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हमें ना बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ये तीनों पॉइंट्स। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, नीट और जेईई में ना इसके ऊपर बेसिक सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और अगर बच्चे हमारे पास डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर हमारा डेल्टा एस 0 है तो रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमारा डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है बच्चे, तो दैट वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस हमारा 0 है, तो प्रोसेस कहाँ पे जाती है? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। Yes, अब बच्चे ma'am. हम बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी की। अब देखो, एक चीज हमने फर्स्ट पॉइंट में ही लिखी है कि विद द चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। अब क्या बोला कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। हाउ? हाउ हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे? मान लो पहले मैंने टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस होती है ना, आइस होती है मतलब वो सॉलिड होगा। यस मैम। सॉलिड होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स कितने टाइटली पैक होंगे? रैंडमनेस क्या होगी? बहुत कम, क्योंकि बच्चे वो तो टाइटली पैक्ड है। रैंडमनेस टाइटली पैक्ड है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहां पे सॉलिड में स्ट्रांग होती हैं। अब किसी चीज को बांध के रखा गया तो वो कहाँ रैंडमली अरेंज हो पाएंगी? अब एक टफ सी आ गई है टीचर तुम्हारी क्लास में, उसने बोल दिया बेटा रोल नंबर वाइज बैठो। 5 स्टूडेंट को क्या बोला? रोल नंबर वाइज बैठ जाओ भाई। तो अब हिम्मत नहीं होती बच्चों की कि उसको कह दे नहीं नहीं मैम बिठा दो ना, ऐसे 1-2 बारी बोलेंगे, उसने घूर दिया, बैठ गया रोल नंबर वाइज। रैंडमनेस का चांस ही नहीं था, बैठे हैं सारे 1 2 3 4 5 करके। अब क्या हुआ? अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी कि थोड़ी लीनियंट सी टीचर आ गई। तो उसने बोला कि ठीक है बेटा बैठ जाओ जैसे मर्जी। तो फिर उन्होंने लिक्विड में आ गए, यानी रैंडमनेस थोड़ी सी उस केस में हाई हो गई। रैंडमनेस क्या हो गई? हाई हो गई। बट बेटा अगर मैं टेम्परेचर बहुत बढ़ा दूं 100 डिग्री सेल्सियस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर। में। तो रैंडमनेस तो फिर बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब टीचर तो तुम्हारा बाहर ही चला गया। अब तो तुम नकल मारो, कुछ करो, बस ये तो तुम्हारी ऐश है ना? तो ये चीज होती है कि जैसे जैसे बच्चे टेम्परेचर बढ़ रहा है एंट्रोपी भी क्या करती है? बढ़ती है। क्लियर हुई ये बात सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। दैट्स ग्रेट। अब बच्चे नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस करा ना, कि अगर हमारा बच्चे वॉल्यूम बढ़ता है तो एंट्रोपी भी हमारी बढ़ती है। कि अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी हमारी इंक्रीज ही होती है। क्यों? क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स के पास बेटा स्पेस बढ़ जाती है। मान लो एक बच्चे के पास इतना सा बॉक्स था और एक बच्चे के पास इतना बड़ा बॉक्स है, तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली किसमें ज्यादा अच्छे से मूव करेंगे? ये बड़े बॉक्स में ज्यादा अच्छे से मूव करेंगे वो। इधर तो उनके पास स्पेस ही थोड़ी सी है, उतनी स्पेस में उन्हें मूवमेंट दिखानी है। लेकिन यहाँ पे फ्री स्पेस ज्यादा है तो रैंडमनेस भी इस केस में ज्यादा होगी। ठीक है, सो वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करती है। और फेस चेंज तो बच्चे हमने टेम्परेचर के थ्रू ही डिस्कस कर लिया कि सबसे ज्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर
सॉलिड में होती है एंट्रोपी। सो क्लियर अबाउट ऑल दिस? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, great. So next one is entropy change for ideal gas. नेक्स्ट क्या है हमारा? एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। किसी आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी चेंज क्या रहेगा? सो एंट्रोपी कैलकुलेशन अब हम करेंगे, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट क्या है, पहले तो हम वही डिस्कस करते हैं बेटा। डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, ये होती है। तो अब ये डी क्यू डी यू प्लस पी डी वी कैसे आ गया, पहले वही चीज डिस्कस करते हैं। अब हमें पता है बच्चे, वर्क डन क्या होता है? माइनस ऑफ पी डी वी। वर्क डन इज माइनस ऑफ पी डी वी, यानी डी क्यू माइनस पी डी वी। तो डी यू प्लस पी डी वी किसके इक्वल आ गया? डी क्यू के। ये इक्वेशन यहां से ली गई। यहां तक सबको समझ आया कि ये इक्वेशन कैसे आई? Yes, ma'am. यस मैम। ग्रेट। अब देखो बेटा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी क्या होती है। डेल्टा एस की वैल्यू क्या थी? डी क्यू बाई टी। अब बच्चे डी क्यू है, अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको टी से डिवाइड। सो लेट्स डिवाइड इट विद द टी वैल्यू। डी क्यू बाई टी डी यू बाई टी प्लस पी डी वी बाई टी। ये पूरी इक्वेशन को हमने टी से डिवाइड कर दिया। अब एक चीज हमें यहाँ पे थोड़ा सा याद ध्यान रखना पड़ेगा कि du क्या है। du को आपको किस फॉर्म में लिखना है? मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में। वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। यानी du की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? NCV dt बाई टी। और p को क्या लिख सकते हैं? p की वैल्यू क्या होती है? pv इज इक्वल टू nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। यस मैम। तो p को क्या लिख सकते हैं बच्चे? nRT बाई v लिख सकते हैं, वही लिख दिया मैंने। एन आर टी बाई वी डी वी बाई टी था, टी से टी कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? एन सी वी डी टी बाई टी एन आर डी वी बाई वी। तो इनकी हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। डी क्यू बाई टी को सीधा डेल्टा एस लिख दो, ठीक है। इनकी इंटीग्रेशन करेंगे। डी टी बाई टी की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे? लॉग नेचुरल टी टू बाई टी वन। और डीवी बाई वी की क्या हो जाएगी? लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन। तो ये दोनों स्टेटमेंट आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी लॉग नेचुरल टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन। ये बात सबको क्लियर हुई? Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। रिपीट करने की जरूरत है? कोई भी बच्चा मुझे बता दो, अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आई कैन रिपीट। यस, एनीवन नीड्स? जतन रिपीट कर दो बेटा। यस मैम। चलो दोबारा से करते हैं बच्चे यही वाली हम। देखो एक बार दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। लेट मी जस्ट इरेज दिस, फिर से हम लिखेंगे पूरा। देखो बच्चे, हमें एंट्रोपी चेंज निकालना था फॉर आइडियल गैस। सबसे पहले क्या है? एंट्रोपी कैलकुलेशन इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैस फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने लिया, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या था? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है बच्चे? वर्क डन माइनस ऑफ पी डी वी, यानी डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। तो डी यू प्लस पी डी वी को किसके इक्वल लिख दिया हमने? डी क्यू के। यही चीज लिखी है इन्होंने, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो अब बच्चे हमें पता है कि एंट्रोपी क्या होती है? डी क्यू बाई टी। तो सारी टर्म को टी से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये चीज आ गई। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि डी को आपको मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखना है। डी को कैसे लिखना है हमें? मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में। यानी डी की वैल्यू क्या रहेगी? एन सी वी डी टी बाई टी। और पी डी वी बाई डी टी, पी को कैसे लिख सकते हैं? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी को लिख दिया एन आर टी बाई वी। अब एन आर टी बाई वी डी वी, और यहाँ पे टी था तो टी से टी तो कट गया, बचा क्या? एन सी वी डी टी बाई टी ले लो, एन आर डी वी बाई वी की इंटीग्रेशन ले लो। लिमिट्स हैं बच्चे टी वन टू टी टू, इसकी है वी वन टू वी टू। तो जब भी हम डी टी बाई टी की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट, लॉग नेचुरल टी टू बाई टी वन प्लस एन आर लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन, ये चीज, ठीक है। सो दिस वुड बी इक्वल टू डेल्टा एस। ये हमारी किसके इक्वल आ जाएगी? डेल्टा एस के। क्लियर? अब क्लियर हुआ सबको? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या रहेगा? हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। बॉयल्स लॉ क्या होता है?
कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यानी कि P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V1। P1 बाय P2 को हम V2 बाय V1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास V2 बाय V1 था बच्चे, तो अगर P1 बाय P2 लिख दो इसकी जगह, तो दोनों ही क्या रहेंगी, सेम थिंग्स, बोथ आर सेम इन नेचर। ठीक है, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आता है बच्चे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब बात आ रही है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। तो आइसोथर्मल क्या होता है बच्चे? आइसोथर्मल जिसमें हमारा टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और एक और चीज हमें याद रखनी है कि आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें डेल्टा यू जीरो होता है। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल के केस में क्या रहती है, जीरो रहती है। तो अब हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो बच्चे डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू भी जीरो हो गया। तो क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, माइनस डब्ल्यू के। अब हमें पता है कि माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन। ठीक है ना, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या रहती है बच्चे, एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन। क्यू की वैल्यू है, आपको डेल्टा एस निकालना है, वो क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू की वैल्यू तो है आपके पास एनआरटी लॉग नेचुरल वी टू बाई वी वन डिवाइडेड बाई टी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एस क्या आ जाएगा हमारे पास, एन आर log natural V2 by V1 और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी, NR log natural V2 by V1। गॉट इट? यस मैम। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, आगे चलें बेटा फिर हम। चलो फटाफट से हैंड रेस करो, जिस जिसको हाई फाइव कर दो मेरे को, जिस जिसको आगे जाना है। जतिन, प्रिंस, सिर्फ ये। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स लाइक अ टीम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे आई एक्सचेंज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हम बात करेंगे एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन? यस। मैम मैम डेल्टा यू जीरो। यानी कि हीट चेंज जीरो होता है, उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती। हीट एक्सचेंज क्या होता है, जीरो। ठीक है ना, कांस्टेंट होती है हीट। यानी कि अब हमें डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी कर रहे हैं या क्यू बाई टी कर रहे हैं, तो बच्चे हीट एक्सचेंज उस केस में कितनी होगी, जीरो। ठीक है, हीट एक्सचेंज जीरो है तो डेल्टा एस वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उस केस में। यस, गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर बच्चे हीट एक्सचेंज ही हमारा जीरो है तो वो चीज भी हमारी क्या हो जाती है, फिर जीरो ही आ जाती है। यानी कि आपके पास डेल्टा एस क्या है, क्यू बाई टी। अभी अभी हमने बोला एडियाबैटिक में नो हीट ट्रांसफर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो क्यू वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। मींस क्यू वैल्यू जीरो है तो डेल्टा एस भी क्या हो गया, जीरो। और जिस केस में बचे डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इज एंट्रोपिक। व्हेनेवर डेल्टा एस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज एंट्रोपिक। उसको हम क्या बोलते हैं, इज एंट्रोपिक। अब ये बात थी बच्चे सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस जीरो हो सकता है, बट व्हाट अबाउट इरिवर्सिबल प्रोसेस? इरिवर्सिबल में क्या होगा, रिवर्सिबल में हीट को एक्सचेंज होना पड़ता है कि तभी प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होती है, कि एक ने इतनी हीट दी, दूसरी ने इतनी हीट दी तो रिवर्स हुई। बट इरिवर्सिबल रिएक्शन कब होती है, जब आप कुछ हीट दोगे, मतलब आपने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट दे दी और रिएक्शन आपकी प्रोसीड हो गई। तो अब जब आपने बच्चे हीट दे ही दी, उसमें हीट देनी ही पड़ी, ट्रांसफर नहीं हो रही, बट आप तो हीट दे के रिएक्शन करवा रहे हो, तो heat is not equal to zero, so in that case delta S will not equal to zero। तो irreversible के केस में डेल्टा एस जीरो नहीं होता और that is not isentropic, वो isentropic नेचर की भी नहीं होती। हम्म, यस, यस ये मैम। क्लियर बेटा, शेखर को क्लियर है, और बच्चों को? यस मैम। क्लियर है। यस मैम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। चलो
नेक्स्ट बच्चे हम करेंगे आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोबैरिक क्या होता है? जिसमें हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। आइसोबैरिक मींस प्रेशर कांस्टेंट। और आइसोकोरिक का मतलब क्या है कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो। क्या हो? हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब आइसोबैरिक में क्या बोला जा रहा है कि डेल्टा यू जो है ना वो सीवी डेल्टा टी के इक्वल है, यानी डेल्टा एस जो है वो हमारी सीधा सीधा क्यूपी के इक्वल होगी। क्यूपी के इक्वल मतलब, अब हम बैक चलते हैं, वो रिएक्शन जो हमने करी थी ये वाली। तो बच्चे जब भी हम क्या लेते हैं, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर पे लेते हैं ना, अगर देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम डीवी जीरो हो जाएगा, तो वो सिर्फ डीयू वाली टर्म बचेगी, यानी कि इतनी, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सीवी लॉग नेचुरल टी टू बाई टी वन। ये सब इस बात से एग्री करते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। Yes, ma'am. यस, ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब बच्चे बात करिए, हमने जब उसका प्रेशर भी कांस्टेंट होगा, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा ना तो हम क्या ले रहे थे, वैल्यू जो थी ली हमने यहाँ पे, ये प्रेशर के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू आई थी, ठीक है ना। अब अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप उसकी वैल्यू लेंगे ही नहीं हम, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू हम उसके विद रिस्पेक्ट टू ले ही नहीं सकते। सो दैट्स वाई चाहे हमारा आइसोबैरिक प्रेशर हो या आइसोकोरिक हो प्रोसेस, इस साइड वाली वैल्यूज हमने नहीं लेनी होती। तो ये हमारी सिर्फ फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ तक के लिए इक्वल आती है कि डेल्टा एस एन सीवी लॉग नेचुरल टी टू बाई टी वन है। सीवी मीन्स फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सीवी का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सीपी लॉग नेचुरल टी टू बाई टी वन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास, यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी है, तो डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे डेल्टा एच सीधा सीधा क्यूपी के इक्वल आएगी, और क्यूपी डेल्टा एस में क्या हो जाएगा, एन ऑफ सीपी लॉग नेचुरल टी टू बाई टी वन। हेयर सीपी मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। और अगर बच्चे हम ये सीवी लेते हैं तो सीवी का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और चीज हम ध्यान में रखेंगे, आइसोबैरिक हो चाहे आइसोकोरिक हो, रिवर्सिबल के लिए हमेशा डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो नेगेटिव होता है सिस्टम के, ये दोनों आपस में नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिवर्सिबल प्रोसेस कभी कब होगी, जब एक हीट लूज करेगा और दूसरा लेगा, उसी को बोलते हैं ना रिवर्सिबल प्रोसेस, कि यस एक हीट लूज कर रहा है और दूसरा उसको गेन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो बच्चे सिस्टम तो माइनस में ही होगा, तभी सराउंडिंग में हीट जाएगी, ठीक है। सो दैट्स रिवर्सिबल के लिए, चाहे वो आइसोबैरिक हो चाहे आइसोकोरिक हो, सब में डेल्टा एस सराउंडिंग क्या रहता है, माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। तो किसके इक्वल आता है, माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम के। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यस और मैम। बच्चे डेल्टा एस सराउंडिंग इरिवर्सिबल में क्या रिएक्शन रहती है, इरिवर्सिबल के केस में वही क्यू सराउंडिंग बाय टी, क्यू बाय टी, यहाँ भी इरिवर्सिबल के केस में क्यू बाय टी ही रहती है। तो ये वैल्यूज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। रिवर्सिबल के लिए आपस में ऑपोजिट और इरिवर्सिबल में क्यू बाय टी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे एंट्रोपी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी कैसे चेंज होगी? फर्स्ट है हमारा एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का क्या मतलब होता है, क्या होता है फ्यूजन? कैन एनीबडी टेल मी फ्यूजन? Ma'am, when liquid changes to gas, is called fusion. नो नो, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। I'm sorry, solid to liquid. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चे जब भी कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब अगर बच्चे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है ना कि एंट्रोपी भी तो इंक्रीज करेगी, क्योंकि सॉलिड में एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। बट जैसे जैसे वो लिक्विड में जाएगा एंट्रोपी उसकी बढ़ती है। सो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी। हम कैसे निकालते हैं कि कितना इंक्रीज आएगा एंट्रोपी में जब कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होगा लिक्विड में। तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करता है। तो डेल्टा एस फ्यूजन को हम कैसे लिखते हैं, सॉरी,
हाँ बेटा, देखो डेल्टा एस फ्यूजन हमारा क्या रह जाएगा, यानी कि डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी, जितना फ्यूजन मतलब जितनी एंथैल्पी चेंज हुई बेटा फ्यूजन में डिवाइडेड बाय इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी फ्यूजन टेम्परेचर से जब हम उसको मल्टी डिवाइड करते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ बाय टी एफ, सो दिस वुड बी द थिंग। अच्छा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ना डेल्टा एस फ्यूजन हमेशा पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि एनर्जी जो है वो पॉजिटिवली चेंज होती है। तो ये चीज थी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एक आता है बच्चे हमारे पास एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन जो पहले बोल दिया था, किसने बताया था हमें? आयुषी। हाँ, आयुषी ने। ठीक है, तो क्या था, लिक्विड से बच्चे वेपर में कन्वर्ट होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। अब देखो अगर लिक्विड से वेपर में भी कन्वर्ट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है तब भी डेल्टा एस हमारा इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि लिक्विड से वेपर में भी डेल्टा एस क्या करता है, इंक्रीज करता है। लिक्विड में मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है, जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगा मूवमेंट उसकी बढ़ने लगेगी। सो दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो रेंडमनेस हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा एस वेपराइजेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे, डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हुई ये बात सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ग्रेट। Yes, ठीक है, ma'am. किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना हमें? हाँ, चलो दैट्स ग्रेट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा, मैं पोल रेस करूंगी, उसी में आंसर करेंगे सारे। इनमें से आपको बच्चे ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेल्टा एस और एस दोनों ही फंक्शन है टेम्परेचर के। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एस और डेल्टा एस दोनों ही टेम्परेचर के फंक्शन नहीं है। फिर बोला एस नहीं है डेल्टा एस होगा। फिर बोला एस है डेल्टा एस नहीं है। अब इतना सारा कुछ कभी है कभी नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं ना। तो अब इसको आंसर में हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो आई एम रेजिंग अ पोल, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर इसका पकड़ पाते हैं। मुझे तो कंफ्यूज कर दिया इसने, देखते हैं बच्चों को कंफ्यूज किया या नहीं। यस, गो फॉर इट बेटा। मतलब एक बच्चे को तो कंफ्यूज कर दिया उसने मेरी तरह, बाकी दो बच्चों का ठीक है। जल्दी से वोट करो बेटा। मतलब कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को, है नहीं है, पता नहीं क्या ही बोली जा रहा है ना। यस, वोट करो। आधे ही बच्चों ने वोट किया है। देखो बेटा, इसमें क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। और हमारी पोल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर जीत रहा है वो भी ऑप्शन ए है। ए को 3 वोट्स ही मिली है, 3 वोट्स के साथ हमने इसको विनर बनाया। तो विनर हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट है। बट कैसे, देखो बच्चे क्या बोला है उन्होंने कि दोनों ही, चाहे वो डेल्टा एस हो या एस हो, वो फंक्शन है टेम्परेचर के। अभी पहले हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था, एंट्रोपी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीजेस। एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आता ही आता है। और डेल्टा एस भी हम पढ़ रहे थे, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, क्यू को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से। मीन्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर इन देयर ओन वे। तो दोनों ही फंक्शंस हैं टेम्परेचर का। सो दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन अ केमिकल रिएक्शन। पहली स्टेटमेंट क्या है कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द चेंज इन एंट्रोपी अलोंग विद सुटेबल चेंज इन एंथैल्पी, यानी डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है एंड इट डिसाइड्स द फेट ऑफ द रिएक्शन। फेट ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब है, फेट का क्या मतलब होता है बेटा, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेट?
मैम किस्मत। बिल्कुल सही, किस्मत। तो अब यहाँ पे हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि रिएक्शन की किस्मत कैसी होगी, तो ये हमें बताती कि रिएक्शन का बच्चे नेचर कैसा होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, किस तरह की रिएक्शन होगी। ये हमें डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों वैल्यूज एक साथ मतलब अलोंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर चलती है, ये बोला गया। नेक्स्ट क्या बोला गया कि एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज करती है। फिर कह दिया कि बोथ द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट। तो ये चार स्टेटमेंट में से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं पोल रेज करती हूँ, सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करेंगे। वैसे मेरी डिस्कशन से बच्चे समझ भी गए होंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी देखते हैं कितने स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे। एक बच्चे ने आंसर दिया है, वो स्मार्ट स्टूडेंट निकला क्योंकि उसने मेरी बात समझ ली। उसको पता लग गया कि मैम ने यही बोला है तो यही होगा। ठीक है, दोनों ही स्मार्ट स्टूडेंट है। चार बच्चों ने वोट करी, चारों स्मार्ट स्टूडेंट। अरे मतलब मेरे को स्मार्ट स्टूडेंट्स की क्लास मिली है, सो आई एम वेरी लकी। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि आई गॉट द बेस्ट बैच। दैट्स ग्रेट। यस, वेरी गुड बेटा। सो मोस्टली स्टूडेंट्स ने आंसर बी को ही किया है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर है और हमारा विनर भी बी ही है। ठीक है, तो द चेंज इन एंट्रोपी अलोंग विद सुटेबल चेंज इन एंथैल्पी डिसाइड्स द फेट ऑफ द रिएक्शन। तो जो फेट है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है बच्चे एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों पे ही। यानी कि फेट किस्मत नहीं, यानी नेचर कैसा होगा रिएक्शन का, वो किस पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी पे भी डिपेंड करता है और एंथैल्पी पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? यस मैम। Yes, चलो ma'am. एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम। इसमें से आपको बताना है द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंजेस। इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है बेटा जिसका नेगेटिव एंट्रोपी चेंज होगा, जिसमें जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट वुड बी नेगेटिव। चलो एक इसको आपको करने का मौका देते हैं। लेट मी रेज द पोल। ए बी सी मिली जुली वोट्स मिली हैं। चलो देखते हैं, अब इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या होगा। अब देखो बेटा, द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज क्या है हमारे पास, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड SO3। नेक्स्ट था dissolution of iodine in water. Third है synthesis of ammonia from N2 and H2. And fourth one है sublimation of dry ice. अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ ऑप्शन सी। हमारा जो आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। और आई थिंक सो वोट्स में जीता तो नहीं है, वोट्स में उसको 2 ही वोट्स मिली हैं और बी को भी 2 वोट्स मिली थी। तो देयर वुड बी अ टाई बिटवीन बी एंड सी। तो बट ये हमारा करेक्ट आंसर है, विनर आप लोग नहीं बना पाए तो डैट वुड बी ओके। अब देखो ये कैसे है, सबसे पहले बेटा नेगेटिव एंट्रोपी, एंट्रोपी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोल से भी रिलेट करती है।
तो जहां पे बच्चे नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हैं, तो वहां पे हमारी एंट्रोपी क्या हो जाती है, नेगेटिव। नाउ यू नो N2 plus H2, N2 plus 3 of H2 give 2 of ammonia, हेबर प्रोसेस। ठीक है, तो अब इस केस में हम देखेंगे कि यहाँ तो भाई 4 नंबर ऑफ मोल थे रिएक्टेंट में, यहाँ पे 2 हो गए, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, कम हुए। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बेटा कम होते हैं तो अब हम उसको क्या बोलते हैं कि दिस डिक्रीज इन एंट्रोपी, तो वो एंट्रोपी को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन एंट्रोपी। क्लियर हुआ? वाई आर ऑप्शन सी इज करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। चलो एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का। नंबर ऑफ मोल्स बच्चे 2 दे रखे हैं, वॉल्यूम V1 और V2 हमें दे रखा है 10, V2 हमें दे रखा है 100, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 Kelvin. You have to calculate the delta S value. Which formula we will use? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें? मैं पोल भी रेज करती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बता पाते हैं, क्योंकि इसमें जो लॉग, अरे अरे मैं क्यों हिंट दूं। ठीक है, करो करो, खुद से करो। देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, तुक्का ना मार देना कहीं आंसर में ही हुई, मैम हमें तो लगा था कि ये आंसर होना चाहिए तो हमने लिख दिया। तुक्का नहीं मारना, खुद से करना है इसको। अरे इसमें तो बहुत इजी है बेटा, मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, ये मतलब लॉग बोल दिया तो वैल्यू का कहीं ना कहीं हिंट आ गया। इसको कैसे करना है हमें, डेल्टा एस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहता है बच्चे, 2.303 एन आर लॉग ऑफ V2 बाई V1। 2.303 एन की वैल्यू 2 थी, आर की वैल्यू क्या होती है 8.314, लॉग V2 क्या था बच्चे 100/10, तो log 10 तो 1 होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू हमें पता होती है कि log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो डेल्टा एस क्या आ गया हमारा 2.303 8.314 इंटू 2, तो जो भी सॉल्व करेंगे वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38.3 जाउल पर केल्विन, यानी हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगना था, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। क्लियर हुआ आप सबको? Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट। पूर्वी इसका बच्चे सिर्फ log 10 था, तो log 10 1 ही होता है, उसकी कैलकुलेशन हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसकी एंट्रोपी हाई होगी, मरकरी, हाइड्रोजन, वाटर और ग्रेफाइट? ये सबसे इजी क्वेश्चन है ना, फटाफट से करेंगे सारे बच्चे। मैं पोल रेज करती हूँ, ये तो सबका करेक्ट होने वाला है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ये भी किसी का रॉन्ग हुआ ना, फिर मैंने ना स्क्रीन में से निकल के मारना है फिर चांटा कि इतना इजी क्वेश्चन गलत कर दिया, अरे कर क्या रहे हो, फिर ये वाला सीन हो जाएगा। वैसे ये एक डिसएडवांटेज है ना, हम किसी को ऐसे कुछ देख नहीं सकते कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं, ऑनलाइन का बी। ओके, एक ही वोट आया बी को, और बाकियों का क्या कहना है? 2 वोट्स, वेरी गुड, फटाफट वोट करो बेटा, 3 वोट्स,
5 एब्सोल्युटली करेक्ट। ज्यादातर बच्चों का मतलब मोस्टली बच्चों ने जिन्होंने भी वोट किया दैट वुड बी आंसर बी, ऑप्शन बी को वोट किए। क्यों बेटा? हाइड्रोजन जो है वो क्या है? हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो अब हमें Yes. पता है कि गैस की एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। दैट्स व्हाई हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। विनर हमारा बी था और विनर हमारा करेक्टली जस्टिफाइड भी था। सो दिस इज आवर आंसर नंबर बी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सारे अपने टॉपिक्स भी कवर करे, हर टॉपिक पे हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया। किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी प्रॉब्लम, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम, तो वो मुझे बता सकता है। No, ma'am. दैट्स ग्रेट। सो एवरीथिंग इज क्लियर? यस, बाकी Yes, बच्चे ma'am. भी? Yes, रियली ma'am. गुड। तो ठीक है, मजा आया पढ़ के? Yes, ma'am. Yes, ma'am.